एक तरफ ये भानुमति का कुनबा, दूसरी तरफ मोदी। और मोदी 84 के बाद 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। 14 बनी, 19 बनी और 24 भी बनेगी। ये जितना मोदी जी को गाली देंगे, जितना सनातन को गाली देंगे, जितना हिंदुओं को गाली देंगे, ये सब मोदी जी का काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। आपने एक मुद्दा उठाया था राज ठाकरे का, क्योंकि उन्होंने जो लोग यहाँ से जाते हैं उनके साथ भला बुरा बोला था, उनको अन्याय किया था। तो जो लोग यहाँ से जाते हैं उन्हें परेशानी ना हो, उन्हें यहीं पर रोजगार मिले, इस विषय में क्या कुछ किया जा सकता है या क्या कुछ किया गया है सर? हमारे इस क्षेत्र में ले दे करके केवल शुगर फैक्ट्री है, ले दे करके केवल शुगर फैक्ट्री है, और उसमें भी एक शुगर फैक्ट्री है जो पैसा ही नहीं देती है, 1 साल बाद देती है। हम क्या कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन। जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। यदि आप राजनीति में हैं तो आपके ऊपर दाग न लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या अपनी खुद की गलतियों की वजह से दाग लग रहा है या दूसरी की गलतियों की वजह से, या फिर आप साजिश के शिकार हो रहे हैं। तो जितने भी हमारे सवाल हैं वो हम उन्हीं से जानते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, कैसरगंज लोकसभा से सांसद हैं माननीय बृद्धभूषण सरल सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी। सर, आपके ऊपर अक्सर आरोप लगते रहते हैं और जब भी आपके ऊपर आरोप लगते हैं तो आप कई बार हमने देखा है कि दूसरों के ऊपर गेंद पाले में डाल देते हैं कि हमारे साथ साजिश की जा रही है। कई बार आप कुछ उद्योगपतियों का भी नाम लेते हैं, कई बार आप विपक्ष को भी घेरते हैं। क्या है सच्चाई? देखिए, संजोग से आप मेरे गांव आए हैं जी सर। और अभी पता चला कि आप पड़ोस के भी हैं जी। सरावां के रहने वाले हैं। तो मेरे ऊपर सबसे पहला मुकदमा जो लिखा गया सन 1974 में, 74 में मेरा ही घर गिराया गया था। और जो लोग घर गिराए थे वो उस समय कांग्रेस के एक सांसद होते थे आनंद सिंह उर्फ अन्नू भैया, उनसे जुड़े थे। कह सकते हैं कि उन्हीं की सह पर मेरा घर गिराया गया था। और चूंकि मेरा घर गिराया गया था इसलिए मुकदमा लिखना जरूरी था। 7 बजे मेरे घर पर हमला हुआ था, 1 बजे पुलिस आई थी और सबसे पहले हम लोगों को अरेस्ट किया था। और संजोग से वो निशान भी बाकी है, आप जाकर के देख लीजिए, और गांव वाले भी हैं। मतलब मैं पहला आदमी हूं इस देश का कि मेरा ही घर गिराया गया और हम पहली बार जेल गए। हम गए, पिताजी गए, चाचा गए, सब गए। और मुकदमा लिखा गया था 307, 395, 397 मतलब डकैती और वो। तो हमारा विवाद से नाता ये है। तो ये जीवन का पहला मुकदमा है। उसके बाद दूसरा मुकदमा जो मेरे ऊपर लिखा गया वो 77 में लिखा गया, 75 और 76 के बीच में, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी ने इमरजेंसी आई थी, उस समय लिखा गया। फिर हम साकेत महाविद्यालय में आ गए, मुकदमे लिखे गए। चलिए, अब वो बहुत बताने का आवश्यकता नहीं है। तो मुकदमे लिखे गए और मैं ये नहीं कहता कि सब के सब 100% झूठे हैं, लेकिन अब जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन में मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले मुझे अरेस्ट करवाया था। उसमें भी मेरे ऊपर 307 और क्रिमिनल एक्ट सब लिखा गया था। उस समय गैंगस्टर भी लगा था। फिर राम जन्मभूमि आंदोलन में भी लिखा गया। तो मैं ये मानता हूं कि कोई व्यक्ति अगर समाज के लिए कुछ करना चाहेगा और किसी बड़े आदमी से उसका टकराव होगा तो उसके ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे। कई अधिकारियों ने तो इसलिए मुकदमे लिखा दिए, जाइए शत्रुघ्न तिवारी वजीरगंज में बैठे हैं, उनको पुलिस ने नाजायज बंद कर दिया था। नाजायज, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। हम चले गए, एसपी हमारे ऊपर मुकदमा लिखा दिए। तो अब इसको लेकर के क्या कहा जाए? अब यानी कि जब भी समाज के लिए काम करने के लिए आगे बढ़, जो भी करेगा मुकदमा, जो भी करेगा, जो भी, आप अभी चले जाइए, अभी, और किसी गरीब आदमी की बात करिए और जाइए, थाने पर जाइए, तहसील में जाइए,
डीएम के यहाँ जाइए और अगर कुछ मिल जाए आपको तो लौट करके बताइएगा, और अगर आप जोर से बोल देंगे तो मुकदमा लिखा जाएगा। अच्छा, गोंडा में प्रदर्शन हो रहा है, छात्र विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो संकेतों में कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं आपकी वजह से गया है। तो इसमें कितनी देखिए वो सच्चाई है? डर रहे हैं। हाँ, वो डर रहे हैं, आज भी देखिए वो डर रहे हैं। मुंह पर नाम नहीं आ रहा है, मुंह पर नाम नहीं आ रहा है, निशाना मुझे बना रहे हैं। मैं भी डर रहा हूं, मैं भी डर रहा हूं। पहले डर नहीं लगता था, लेकिन अब डर लगता है। मैं भी डर रहा हूं। सर आपको किस बात का डर है? मैं भी डर रहा हूं, और न मैं विश्वविद्यालय लाने की स्थिति में हूं, न ले जाने की स्थिति में हूं। मैं डर रहा हूं। और जो लोग आंदोलन चला रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। अच्छा सर, 16 जो मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको एक संदेश देना चाहता हूं, उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा। अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा, और अब तो मेरी पीढ़ी को कुछ लहू चुकाना ही होगा। हम तो बहुत लड़ाई लड़े। मायावती ने हमारे जनपद का नाम बदल दिया था, उस लड़ाई को हमने लड़ा। मुलायम सिंह जी ने देवीपाटन मंडल समाप्त कर दिया था, उस लड़ाई को लड़ा। गोंडा जनपद के अंदर लोकतंत्र नहीं था, उस लड़ाई को लड़ा। लेकिन मैं अब डर रहा हूं, और जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उनको मैं बधाई दे रहा हूं। अच्छा, 16 अक्टूबर को सब छात्र एकजुट हो रहे हैं, तो उनको समर्थन दे रहे हैं फिर आप? बोल तो दिया, अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा, अब तो मेरी पीढ़ी को कुछ लहू चुकाना ही होगा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगता रहता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी, और आपके लोकसभा क्षेत्र में 37% मुस्लिम है 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनके लिए आपने क्या कुछ किया है ताकि यहाँ के लोगों को ये कभी ना लगे कि बीजेपी में या बीजेपी के नेता या कोई भी बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है? देखिए, मेरी राजनीति का आधार यही है, सही को सही, गलत का गलत। अगर हिंदू कोई गलत करता है तो मैं उसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ, मुस्लिम गलत करता है तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और मैं कट्टरपंथी विचारधारा का नहीं हूँ। और रहा सवाल गोंडा जनपद या देवीपाटन मंडल या फैजाबाद मंडल के जो मुसलमान हैं, 3 पीढ़ी पहले 90% ये हिंदू थे, 90% ये हिंदू थे। कोई क्षत्रिय समाज से गया है, कोई ब्राह्मण समाज से गया है, कोई पिछड़ी समाज से गया है। तो मैं उस भाव से उनको देखता हूँ। मैंने एक सर्वे भी कराया है कि कौन गांव के मुसलमान क्यों बने, क्या परिस्थिति थी बने, सर्वे कराया है। तो अगर हम देखते हैं तो ठीक है, आज वो अपने मुस्लिम धर्म में है और हम हिंदू धर्म में हैं, वो रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने धर्म में रहें। लेकिन मैं उस भाव से देखता हूं कि कभी इनके पूर्वज हिंदू थे, और इसलिए मेरा किसी में, मुसलमानों में मेरा कोई विरोध नहीं है। मेरे दरवाजे पर हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, दलित भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जो भी समाज के लोग आते हैं। मैं 2 प्रकार का पानी नहीं देता हूं, 2 प्रकार का बैठका नहीं है, 2 प्रकार का ड्राइंग रूम नहीं है, और मैं उसी भाव से काम करता हूं। सम्मान हर आदमी चाहता है, गरीब भी सम्मान चाहता है, अमीर भी सम्मान चाहता है। मैं सम्मान देता हूं, और मुझे मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। अच्छा सर, ये जो आपने बताया आपने सर्वे भी करवाया है, तो क्या ये स्वेच्छा से गए हैं या फिर किसी दबाव में गए हैं? परिस्थितियां थी। हाँ। परिस्थितियां थी, वो बहुत लंबा विषय है। अच्छा सर, यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसान हैं, और 2-3 चीज़ें हैं जिससे बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे तमाम किसानों ने अपनी खेती छोड़ दी है आवारा पशुओं के चलते, बहुत सारे किसानों की फसल बह जाती है बाढ़ की वजह से। तो क्या ऐसे ही निरंतर चीज़ें चलती रहेंगी या इसमें कुछ सुधार हो सकता है? मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये इतना बड़ा निर्णय है, इतना बड़ा निर्णय है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि बैल के चक्कर में गाय छोड़ रहे हैं लोग। मुझे अफसोस होता है कि बैल के चक्कर में गाय छोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए, भैंस का बच्चा कोई नहीं छोड़ता है, गाय का बच्चा भी छोड़ते हैं और गाय भी छोड़ते हैं, क्योंकि गाय पालना लाभकारी नहीं रह गया है। गाय पालना लाभकारी नहीं रह गया है। नकली खाद्यान्न के कारण, नकली दूध के कारण, नकली घी के कारण, नकली मिठाई के कारण दूध की वैल्यू घट गई है, दूध की कीमत कम है। और इसलिए भैंस क्यों नहीं छोड़ते हैं? भैंस इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि भैंस का बच्चा बिक जाता है।
तो 20,000 में जैसे नर हो या मादा 20,000 25,000 में बिक जाता है, तो वो घाटे का सौदा उनका नहीं है, मतलब किसी तरीके से मेंटेन हो जाता है। लेकिन गाय, अब गाय का जैसे बछड़ा हो गया तो बेकार हो जाता है, वहीं भैंस का 15,000 20,000 25,000 में बिक जाता है। तो गाय पालना मतलब घाटे का सौदा है। अगर कोई भी गाय पालता है, अब जैसे मार्केट में गाय दूध का रेट जो है 30 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक होगा, 40 रुपये गाँव में, 30 40 50 50 तो बहुत कम मुश्किल है, लखनऊ में होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई गाय ईमानदारी से पालेगा और उसकी लागत को निकालेगा तो 100 रुपया किलो के ऊपर उसका खर्चा आएगा 1 किलो दूध पैदा करने में। कल हमारे क्षेत्र के ही खरगूपुर एक जगह है, वहाँ से एक नौजवान ब्राह्मण समाज से हैं, कल आए थे, थोड़ा सा घी लेकर के आए थे, हमको उन्होंने दिया, भैंस का भी घी दिया और गाय का भी घी दिया, और वो 2-4 लड़के मिलके, परिवार मिलकर के घी का व्यवसाय शुरू किए और 1500 रुपया किलो वो घी बेचते हैं। और कल हमसे बता रहे थे कि नेताजी घाटा लग रहा है, अब हम नहीं कर पाएंगे। मतलब लागत कम से कम 2,000 रुपये आ जाएगी। अगर असली घी आप निकालना चाहें तो लागत 2,000 से कम नहीं आएगी। निकलवा करके देख लीजिए, 28 किलो से लेकर के 30 किलो दूध गाय का जब होगा तो उसमें 1 किलो घी बनेगा। तो 1 किलो घी, दूध का दाम ही 1500 हो गया, तो मेहनत मजदूरी। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि ये नकली खाद्य पदार्थ जो मार्केट में बिक रहे हैं, इस पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। तो सरकार में तो शराफी है, इसको सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, इसको सरकार, अब आप पूरी बात सुनने की आदत डालिए, इसको सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। आज हम कह सकते हैं कि क्या बिक रहा है, किस तेल का समोसा बिक रहा है, किस तेल का समोसा बिक रहा है, किस तेल की पकौड़ी बिक रही है, क्या आपको कहीं कोई जांच करते हुए आदमी मिलता है? कभी नहीं। आपको कोई दिखाई पड़ रहा है कि वो जांच कर रहा है? तो लागत ज्यादा है, मूल्य कम है, इसलिए भी लोगों का मोह गौ पालन से भंग हुआ है, जो एक समस्या बन चुकी है, राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। समस्या नहीं, राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। और इसका निदान हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ इसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ उन्होंने किया भी है, गौशालाएं भी खोली गई हैं, बड़े स्तर पर प्रदेश में भी गौशालाएं खोली गई हैं, लेकिन ये इस समस्या का निदान नहीं है। अच्छा सर, कई बार हमने देखा है कि जब आपसे क्षेत्र की जनता के बारे में या कुछ भी सवाल किया जाता है तो आप, अगर वो चीज़ें नहीं हुई हैं तो आप परेशान दिखाई देते हैं कि काश मैं कर पाता, या आप विवश दिखाई देते हो। कई बार बोलते हुए भी नजर आए हैं आप कि हाँ, मैं कुछ बोलूँगा नहीं इस पर, मैं कुछ कहूँगा नहीं इस पर। तो क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह का मनमुटाव है या सहयोग नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि जो आपको देख के फीलिंग आती है वो ऐसी आती है कि जैसे आप करना चाहते पर नहीं कर पाए हैं। नहीं, जो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जो आप चाहेंगे हो जाएगा। कुछ चीजें हो जाती हैं, कुछ चीजें नहीं होती। तो अगर हम मानव हैं और गांव से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, तो उनकी पीड़ा जब आएगी तो चेहरे पर तो पीड़ा आएगी। लेकिन 100% तो कोई नहीं कर सकता है। एक समस्या खत्म होती दूसरी समस्या आ जाती है। लेकिन वो नेता ही नहीं है जो समाज की पीड़ा को देख करके उसके मन में पीड़ा ना हो, चेहरे पर सिकन ना हो। मैं ऐसा नेता नहीं हूँ। आपने एक मुद्दा उठाया था राज ठाकरे का, क्योंकि उन्होंने जो लोग यहाँ से जाते हैं उनके साथ भला बुरा बोला था, उनको अन्याय किया था। तो जो लोग यहाँ से जाते हैं उन्हें परेशानी ना हो, उन्हें यहीं पर रोजगार मिले, इस विषय में क्या कुछ किया जा सकता है या क्या कुछ किया गया है सरकार के द्वारा? देखिए, राज ठाकरे वाला मुद्दा समाप्त हो चुका है और मैंने कहा था कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक वो नहीं आएंगे। उनको नहीं आने दिया जाएगा, वो नहीं आए। और एक तरीके से उन्होंने भी विवाद को टाला, तो वो समस्या का समाधान हो चुका है। रहा सवाल रोजगार का, तो हमारे इस क्षेत्र में ले दे करके केवल शुगर फैक्ट्री है, ले दे करके केवल शुगर फैक्ट्री है, और उसमें भी एक शुगर फैक्ट्री है जो पैसा ही नहीं देती है, 1 साल बाद देती है।
हम क्या कर सकते हैं? तो सर ऐसे में तो हाथ पे हाथ रखकर, क्योंकि हमारे आपके रखे हैं ना, क्षेत्र की, आपके रखे भैया, क्षेत्र ये की रखे हैं जनता ना, है। ये हाथ रखे हैं, क्या कर सकते हैं? हाँ क्या कर सकते हैं? हाथ सर, रखे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ इसका कारण क्या हो सकता है? मतलब कैसे चीजें सुधारी जा सकती हैं? बस देखिए, हाथ रखे हैं ऐसे। यहीं बलरामपुर शुगर फैक्ट्री है, यहीं पर जितनी मिले बलरामपुर की शुगर फैक्ट्री की हैं, हमको लगता है 4-5 मिले हैं, 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जाता है। यही एक मिल है बजाज की, हाथ रख करके बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ नहीं है, हाथ धर के बैठे हैं। तो वो कौन सी ताकतें हैं सर जो रोक रही हैं? बस देख लीजिए, ऐसे बैठे हैं। चलिए ठीक ठीक। है सर। अच्छा सर, एक सवाल और है कि मैंने देखा आप काफ़ी धार्मिक विचार के हैं और साधु संत सन्यासियों की आप बड़ी पूजा करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म के बारे में, इनके के बारे में। देखिए देखिए, एक इस समय एक फैशन हो गया है। हाँ एक फैशन हो गया है, हर चीज को लोग वोट के हिसाब से देख रहे हैं। स्वामी प्रसाद, उनके नाम के आगे प्रसाद क्यों है? और स्वामी क्या है? तो उनके माता पिता ने क्या नाम रखा? फिर उनकी लड़की का जो नाम है क्या रखा? लेकिन एक फैशन हो गया है इस समय देश में। एक फैशन है कि हिंदू को गाली दोगे तो सेकुलर कहलाओगे। अब जैसे राहुल जी हैं, मंदिर जाते हैं, जाना भी चाहिए, उनका अधिकार है, लेकिन अभी स्टालिन के बयान पर सनातन का विरोध कर गए। तो अगर आप राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, हनुमान को मानते हो, शिव को मानते हो, तो आप सनातन के बारे में क्या जानते हैं? इसका मतलब आपका दिमाग नहीं जाता है। मनु कौन थे? सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? फिर मनु के बाद परीक्षित तक आ जाइए। महाभारत, महाभारत के बाद ही आप देख लीजिए दुनिया के जितने भी धर्म बने हैं सब महाभारत काल के बाद बने हैं। मुस्लिम धर्म भी महाभारत काल के बाद बना है, ईसाई धर्म भी महाभारत काल के बाद बना है, सिख धर्म भी, जैन, बौद्ध जो आप देख रहे हैं महाभारत काल के बाद बना है। तो आखिर हम अचानक तो आ नहीं गए, हम सब मतलब अचानक तो आगे नहीं गए, कहीं तो हमारी जड़ होगी। और जड़ जो हम देख रहे हैं, जो हमको पढ़ाया जा रहा है, जो वेदों में पुराणों में मिलता है, वो यही मिलता है कि हम सब ब्रह्मा की उत्पत्ति है। फिर प्रलय के बाद मनु आए, मनु के बाद श्रृंखला है, तो या तो उसको नकार दो या तो इसको नकार दो। तो अगर राम को आप मानते हैं तो मनु को मानना पड़ेगा, और मनु को आप मानते हैं ब्रह्मा जी को मानना पड़ेगा। तो हम सब एक ही माता पिता के संतान हैं। आज जो है वोट के राजनीति से, वोट के राजनीति के कारण, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस देश के अंदर जो मुसलमान हैं 100% नहीं, लेकिन अधिकतर मुसलमान, मतलब 70% हो सकते हैं, 80% हो सकते हैं, 85% हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, लेकिन उनके सबके पूर्वज हिंदू ही थे। और राहुल गांधी के पूर्वज भी हिंदू थे, स्टालिन के पूर्वज भी हिंदू थे। लेकिन अब वोट की राजनीति है, अपना नफा नुकसान देख रहे हैं। इधर विरोध भी करेंगे, सनातन का विरोध करेंगे, और उधर राम जी का दर्शन भी करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उन्होंने, उसके बाद से लगातार लोगों से मिल रहे हैं और अभी महागठबंधन भी हो गया है, तो क्या लगता है कि इसका फायदा इन्हें मिलेगा? इनकी जो राजनीतिक खेती है तैयार होगी? देखिए, राहुल गांधी ने बहुत बड़ी यात्रा की है और उनका फिटनेस बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य की मैं तारीफ करता हूं, राहुल गांधी के स्वास्थ्य की तारीफ करता हूं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, इस प्रकार से एक गठबंधन 75 में जब इंदिरा जी इमरजेंसी लाई थी तो उसके बाद बना था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बना था, और 2 साल में 2 सरकारें, 2 प्रधानमंत्री बने थे। वैसे एक प्रयास 89 में हुआ विश्वनाथ प्रताप के नेतृत्व में, उसमें भी 2 साल में 2 प्रधानमंत्री हुए।
उसके बाद नरसिंहा राव ने गठबंधन की सरकार चलाई, लेकिन नरसिंहा राव ने बड़ी अच्छे से चलाई और चुनाव के बाद वो गठबंधन बना था। अटल जी ने भी चलाई, गठबंधन का दौर तो आ गया, लेकिन मोदी जी के आने के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार भी आई, लेकिन फिर भी गठबंधन को उन्होंने नहीं छोड़ा। यहाँ जो मुझे व्यक्तिगत संदेह है, जो ये लोग छिपा रहे हैं, इनका लीडर कौन होगा, किसके नेतृत्व में ये काम करेंगे। तो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन लीडर नहीं बता रहे हैं। अब जैसे देखिए, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का मतभेद है, ऐसे यहाँ बसपा और सपा का मतभेद है, ऐसे तमाम पंजाब में अकाली दल और आम आदमी पार्टी का मतभेद है और कांग्रेस भी है। तो ये भानुमति का ये जो कुनबा है, ये इकट्ठा होने में मुझे संदेह है। और दूसरी तरफ मोदी, दूसरी तरफ, एक तरफ ये भानुमति का कुनबा, दूसरी तरफ मोदी। और मोदी 84 के बाद 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। 14 बनी, 19 बनी और 24 भी बनेगी। ये जितना मोदी जी को गाली देंगे, जितना सनातन को गाली देंगे, जितना हिंदुओं को गाली देंगे, ये सब मोदी जी का काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। अब इन लोगों की मति खराब हो गई है। स्वामी प्रसाद पैदा हो गए, वह उधर बिहार में कोई पैदा हो गया, स्टालिन पैदा हो गए, राहुल जी शामिल हो गए। ये सब ये भगवान की कृपा है, सनातन की कृपा है। ये लड़ भड़ करके नष्ट हो जाएंगे। सर आखिरी सवाल, हमने देखा आप जनता दरबार लगा रहे हैं। दरबार नहीं, जनता दर्शन। जनता दर्शन, ठीक है। और सुनिए जी सर, सन 1980 से आज छुट्टी का दिन है, तब भी आपने देखा होगा, ये आज मेरे मिलने का दिन नहीं है, लेकिन मैं घर पर रहता हूँ, रोज मिलता हूँ। और कल आप संडे आए होते तो आपको यहाँ पर 2000 आदमी मिलते, शनिवार को आए होते तो आपको 1000 आदमी मिलते। आज मेरा नहीं, जनता दरबार नहीं, जनता दर्शन। हाँ, ये आपको दरबार लग रहा है, ये झोपड़ी दरबार लग रही है। आम बोलचाल नहीं, ये झोपड़ी जो है, ये 5 रुपए का स्टूल जो है, आपको दरबार लग रहा है। दरबार कहाँ है? होता क्या है सर, यही बोलते हैं, जनता दर्शन। ठीक है, जनता दर्शन। तो जनता दर्शन में हम बड़ी देर से देख रहे हैं कि सभी का आप जो भी उनकी समस्या उन पर बात कर रहे हो, बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं। कहीं भी आपके लहजे में वो तलखी या तेवर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब आप कैमरे पे होते तो हमने देखा कई मीडिया वालों से आप नाराज हो जाते हैं, कैमरा कभी हटा देते, कभी माइक निकाल के फेंक देते। मीडिया वालों से नाराजगी क्यों है? सवाल जैसा आप करोगे, हाँ। सवाल जैसा आप करोगे तो आप मीडिया वालों को महारत हासिल है, आप चिढ़ाने के लिए सवाल करते हैं, और शायद इसीलिए करते भी हैं, और हम लोग आप लोगों के जाल में फंस जाते हैं। वो करते भी हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जाओ कुछ ऐसा सवाल करो, और उसी में हम लोग फंस जाते हैं, आप लोग फंसा लेते हो। तो यही वजह है। हाँ, अब भाई मानो है, फंस ही जाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं सर कि वीडियो का जो समापन है वो आप करें, क्योंकि मंच से कई बार हमने देखा है कि आप शेरो शायरी बड़ी अच्छी करते हैं। तो जो भी आप कहना चाहें। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी कहते हैं उस पर, अगर अच्छी बात, कोई संदेश कहते हैं तो उस पर अमल जरूर कीजिएगा। सर देखिए, पहला आपने सवाल जब किया था तो कहा था कि आपके पास केस बहुत हैं, विवादित हैं, ये वो XYZ। तो उसी पर एक शेर मैं अक्सर बोलता हूँ, किसी सोते को, अगर कोई आदमी आराम से सो रहा है और उसको खतरा आ गया है और वो सो रहा है, तो किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। किसी कमजोर के हक को, किसी महरूम के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं। मेरा मजहब बगावत है, और ऐसा बागी हर आदमी को होना चाहिए जो न्याय के लिए खड़ा हो, अन्याय के विरोध में हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बातचीत के लिए। तो जो भी लोग, जो भी छात्र खास करके विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, सांसद जी का समर्थन है, वो आगे बढ़ें। और वो अक्सर कहते हैं कि अपने हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ो,
बस किसी और के बहकावे में ना हो, जो वाजिब है वो करो। किसी भी तरह से राजनीति के शिकार ना बनो। पता चले किसी के बैनर पोस्टर के तले आप होकर के काम कर रहे हैं, वो भी जैसा वो निर्देश दे रहे हैं वैसा आप कर रहे हैं। अपने मुद्दों से भटकिए मत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।